प्रतिज्ञापूर्णं योग्यं परस्मिन् पुरुषेऽस्ति वै विचारयस्ववध्येष भवत्यात्मनि न प्रभो। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गोचर विशेष कार्यक्रम में। शनि महाराज वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई 2026 से लेकर 11 दिसंबर 2026 तक पूरे 138 दिन के लिए मीन राशि में शनिदेव का वक्री होना मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों को किस तरीके से प्रभावित करेगा, आज का कार्यक्रम इस विषय पर केंद्रित होगा। और आप जानते हैं कि ये जो गोचर विशेष कार्यक्रम होता है ये 3 हिस्सों में विभाजित होता है। आरंभ में मैं आपको आज के कार्यक्रम में 5 सूत्र जो मंगल देव से केंद्रित होंगे, मंगल देव पर आधारित होंगे, वो बताने वाला हूं। उसके बाद मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए कैसा असर देने वाले हैं 11 दिसंबर तक शनिदेव वक्री होकर के मीन राशि में। और फिर कार्यक्रम के अंतिम में बात करेंगे आरंभ में बोले गए शिव पुराण के श्लोक की। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इससे पहले कि शुरू करें, लाइव होता हूं मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे आपकी कुंडली का अध्ययन करने के लिए, जहां कोई दक्षिणा नहीं ली जाती है। फिलहाल बात करते हैं सबसे पहले मंगल देव की। मंगल देव को लेकर के आपको बड़ी गहरी बात है। अगर मान लीजिए ये किसी जातक की कुंडली है तो 2 मिनट के लिए अगर मंगल देव जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर देख रहे हैं, ये पहला सूत्र होगा। 5 सूत्र बताऊंगा जो मंगल पे केंद्रित होगा। अगर मंगल देव आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर देख रहे हैं और द्वितीय भाव से देख रहे हैं, अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव पर उनकी दृष्टि जा रही है तो ये चोट देते रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर आपकी सुरक्षा भी करते हैं, आयु की सुरक्षा भी करते हैं। मेरे पास कल परसों एक जन आए थे जिनको भारत सरकार से शौर्य पुरस्कार मिला हुआ है। सेना में 1999 के कारगिल युद्ध में उन्होंने बड़ी करतब दिखाई थी और उस तरीके से भगवान ने उनका शरीर भी बनाया था। तो उनकी कुंडली में ये सूत्र मैंने देखा तो सोचा आप लोगों को बताऊं कि जन्म कुंडली में अगर अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि जा रही है तो निसंदेह वो व्यक्ति गिरता पड़ता रहेगा। चोट पूरा चेहरा प्लास्टिक सर्जरी हुआ था, पूरा दिखा रहे थे, 3-3 4-4 गोलियां लगी थी पैर में। तो क्या कहा कि ऐसे लोगों के जीवन में चोट तो लगती है पर उसकी सुरक्षा भी वो मंगल देव करते रहते हैं। अब दूसरी बात कि अगर उस मंगल के ऊपर कहीं से भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, ये दूसरा सिद्धांत होगा जो जन्म कुंडली के अष्टम भाव से संबंध रखता है। अगर अष्टम भाव में मंगल बैठे हों आपकी कुंडली में या किसी भी कुंडली में, अगर अष्टम भाव में मंगल बैठे हों और अगर उन पर किसी भी तरीके से गुरु, शुक्र, बुध या चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो ये मंगल दूषित परिणाम देने वाले हो जाते हैं। सिर्फ यह सिद्धांत मंगल के साथ लागू होगा कि अष्टम भाव में मंगल बैठे और उस पर अगर गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध की दृष्टि पड़ गई तो ऐसे मंगल कई बार बहुत ही ज्यादा कष्ट देने वाले या दूषित परिणाम करने वाले हो जाते हैं। यह दूसरा सिद्धांत है। मंगल देव चूंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों से प्रभावित होते हैं, पृथ्वी के पुत्र हैं, तो इनमें पृथ्वी सी गंभीरता भी है और चंद्रमा सा शैतल्य भी है और सूर्य सी गर्माहट भी है। इस आधार पर जहां पर मंगल देव की 7वीं दृष्टि पड़ती है, मंगल देव को वैसे 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 4वीं, 7वीं और 8वीं, पर मंगल देव की जहां पे 7वीं दृष्टि पड़ती है उस भाव पर निश्चित रूप से वो दूषित परिणाम देने वाले हो जाते हैं। उदाहरण, अगर मंगल लग्न में बैठे हैं किसी जातक की कुंडली में तो 7वें भाव पर उनकी दृष्टि कष्ट वाली जाएगी और सामान्यतया ये मंगल वैसे कष्टपूर्ण व्यवहार करने वाले भी हो जाते हैं। ये तीसरा सिद्धांत है। मंगल देव अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, मित्र उनके चंद्रमा होते हैं, उनके मित्र गुरु और सूर्य होते हैं, ये चौथा सिद्धांत होगा। अगर मंगल देव जन्म कुंडली के 12वें भाव में मित्र की राशि में बैठे हैं और या तो फिर वो अपनी राशि में बैठे हैं, मतलब 1 नंबर में बैठे हों
या तो 8 नंबर में बैठे हों या तो उच्च की राशि में बैठे हों, 12वें भाव में 10 नंबर लिखा हो और वहीं मंगलदेव विराजमान हो, आप चाहे जितना ऋण ले लेंगे, वक्त से पहले आपका ऋण चुक जाता है। यह मंगलदेव के बारे में चौथा सिद्धांत है। 5वां, अगर मंगलदेव के ऊपर किसी भी तरीके से 6वें भाव में मंगल की दृष्टि है या मंगल बैठे हैं अकेले, या मंगल जन्म कुंडली के 3रे भाव में बैठे हैं, अपनी ही राशि के क्यों ना बैठे हों, अकेले बैठे हों, 3रा भाव और 6ठा भाव अकेले बैठे हैं, उन पर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, तो ये मंगल भाव को कमजोर करने वाले होते हैं और ऐसे मंगल देव व्यक्ति के जीवन में निरंतर चुनौतियों को देने वाले हो जाते हैं। ऐसे मंगल जिनकी कुंडली में बैठे होते हैं, उसका जीवन निरंतर चुनौतियों से घिरा हुआ रहता है, पर शर्त यह है कि उन पर किसी भी तरीके से किसी ग्रह की दृष्टि नहीं हो। अगर किसी ग्रह की दृष्टि है तो वो सुरक्षित हो जाएंगे। शुभ ग्रह की हो तो ज्यादा, विशेषतया पापक ग्रह की अगर दृष्टि हो, जैसे मंगल बैठे हैं और 3रे भाव से, मतलब 3री दृष्टि जन्म कुंडली पे 6ठे भाव पे मंगलदेव के ऊपर शनि की पड़ गई, या 7वीं दृष्टि हो गई, या 10वीं दृष्टि हो गई, तो पापक ग्रह की दृष्टि अगर मंगलदेव के ऊपर पड़ रही है और अगर वो मंगल 3रे या 6ठवें भाव में बैठे हैं, तो ये जातक के लिए बड़ा ही शुभ परिणाम देने वाला हो जाता है, जो मंगलदेव को लेकर के बड़ा ही विचित्र परिणाम जातक के जीवन में देखने वाला हो जाता है। तो ये मंगलदेव को लेकर के 5 सिद्धांत है। अब आइए आपका परिचय जन्म कुंडली के दूसरे फेज से कराता हूं, जहां बात करेंगे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए शनिदेव का वक्री होना मीन राशि में 11 दिसंबर तक कैसा कुछ असर करने वाला है। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। अब यहां से बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि शनिदेव वक्री होंगे तो वैसे अगर आपकी मूल जन्म कुंडली में भी शनि वक्री हैं तो आपको थोड़ा सचेत ज्यादा हो जाना चाहिए, या अगर शनिदेव वक्री हैं और 20 अंश से नीचे वक्री हैं तो आपको ज्यादा सचेत हो जाने की आवश्यकता है। ये पहली बात है। दूसरा, नेचुरली जो शनि होते हैं वो वक्री होकर के भी या अस्त होकर के भी कई बार दूषित परिणाम उतने नहीं करते, पर यह बात बहुत सारे सिद्धांतों को देखने के बाद की जाती है। मंगल जितने वक्री होकर के दूषित होते हैं, कुपित होते हैं, शनि उतने नहीं होते, पर हैं पापक ग्रह। इस वजह से किसी भी ग्रह का टेढ़ा होना, वक्रत्व में जाना, वक्र गति से चलना, उसके पापक प्रभावों में कहीं ना कहीं तो जरूर ही वृद्धि करने वाला हो जाता है। अब आप सामान्यतया उस ग्रह पे उतना विश्वास नहीं कर सकते जितना वो अपनी नेचुरल गति में जा रहा है उस पे कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो वक्रत्व को प्राप्त करता है तो आकाश में वो किसी से प्रभावित है, किसी खास ग्रह से किसी खास अंश पे जब ग्रह जाता है तो वक्री होता है, और अगर वो किसी चीज से प्रभावित हो रहा है तो निसंदेह वो जातकों को भी प्रभावित करेगा। ये बात भी समझनी होगी। इस आधार पर अगर मेष राशि और मेष लग्न के हैं आप, तो आपको सबसे ज्यादा, चूंकि ये वक्री हो जाएंगे तो आपके अहमवादी नेचर को बल देने वाले हो जाएंगे, तो हो सकता है कि इस दौरान आप अपने पद और गरिमा का ख्याल ना रख पाएं। मेष राशि मेष लग्न के जातकों को अपने पद और प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान रखना होगा। बहुत लोगों को आप दबा सकते हैं 138 दिन तक के लिए, मतलब 11 दिसंबर तक के लिए अगर बात बन जाए तो कोशिश करें कि दूसरों को समझने की आदत डालें। 2-2 मिनट की बात होगी, ये बहुत काफ़ी होगा। तो यहाँ पे आपको अपने पद के गुरूर में नहीं रहना है, और तो और अपनी जो विशेषतः पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो नौकरशाह हैं और मेष राशि के, क्योंकि सामान्यतः मेष और सिंह वाले ऐसे पदों पे ज़्यादा देखे जाते हैं, वृश्चिक वाले भी। तो अगर मेष राशि मेष लग्न के हैं तो आपको अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, और किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे समाज में आपके ऊपर कल को इंक्वायरी हो जाए या डिपार्टमेंट आपके ऊपर इंक्वायरी बिठा दे, आप परेशान हो, सस्पेंड कर दिए जाएं, आपकी समस्या बढ़ जाए। मेष राशि के जातकों को यह ध्यान रखना होगा। अपनी कमजोरी को समझने की आवश्यकता होगी, और दूसरा, अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट भी करने की आवश्यकता होगी। बहुत ध्यान से, गंभीरता से बात बता रहा हूं, ऐसे छिछली जानकारी के साथ नहीं। तो यहां आपको यह ध्यान देना होगा, बस इतना काफी है। और अगर हो सके ना तो
अगर कोई आपसे आपकी कमजोरी बता रहा है तो उसको विशेष स्थान मिलना चाहिए। निंदक नियरे राखिए वाली बात, कि आपसे अगर कोई कह रहा है कि नहीं सर यहाँ पे ये गलती आप कर रहे हैं, तो उसको सुन लीजिए, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि आप जो उसको सुन रहे हैं वो आपके लिए आगे फूलों का रास्ता तय कर दें। इस वजह से भगवान ये बात ध्यान देना होगा। वृष राशि के जातकों को आलस्य की वृद्धि दे सकते हैं, पराक्रम संकुचित हो सकता है, दूरदृष्टिता कमजोर हो सकती है। इस दौरान गलत लोगों के संपर्क में आकर के आप भी गलत संगति में जाएंगे और उसका नुकसान आपका परिवार भुगत सकता है। तो वृष राशि के जातकों को इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा कि जो भी दारोमदार जिन्होंने भी आपके ऊपर थमाया है या जो भी आपके ऊपर विश्वास करते हैं, उसको आलस्य की अग्नि में स्वयं को जला करके नष्ट ना करिए। परीक्षाओं में सफल होने का योग बनेगा, आपका परिणाम आपको मिल जाएगा, बस आलस्य मत करिएगा, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता होते हैं और शनि जब कभी भी किसी भी जातक की कुंडली में एक्टिव होते हैं तो वस्तुतः शनि के काल को धर्म का काल कहा जाता है। इस दौरान सभी राशि सभी लग्न के जातकों को शनिदेव के वक्री होने पर एक बात तो समझनी होगी कि हमें धर्म का पालन करना है। विशेषतया मीन राशि के जातकों के लिए, विशेषतया वृष राशि के जातकों, क्योंकि उनके ऊपर दृष्टि जाएगी, और सामान्यतया धनु राशि के जातकों के लिए और कन्या राशि के, क्योंकि इन ग्रहों पे, इन राशियों पे उनकी जब दृष्टि जाएगी तो यहां से उनका संबंध ज्यादा मजबूती से बनेगा। मतलब इन राशि के जातकों को धर्म कर्म में मन लगाकर रखना होगा। और याद रखिए कि ये वृष राशि पे अपनी पूर्णतया पूरी दृष्टि डाल रहे हैं, तो बहुत गंभीरता से कोई भी निर्णय लीजिए, बहुत सावधानी से कोई निर्णय लीजिए, विचारों को प्रकट करने से पहले 10 बार विचार करिए, निर्णय सुनाने से पहले विचार करिए, अधर्म ना हो ऐसा हमेशा कोशिश करना होगा। अब बात मिथुन की करते हैं। राशि से 10वें स्थान में वक्री हुए हैं और आपकी मिथुन लग्न की कुंडली के लिए वो अष्टम और नवम भाव के स्वामी होते हैं। अब सामान्य बात है कि आपका अष्टमेश वक्री है तो रिसर्च प्रभावित कर सकता है। मिथुन लग्न की कुंडली में नवमेश होते हैं, धर्म में अरुचि पैदा हो जाएगी, दान पुण्य पूजा पाठ जो पहले करते आए थे उसमें अब अरुचि हो जाएगी। हो सकता है कि बेवजह आप लोगों के बाहरी प्रभावों में से प्रभावित होकर के अपनी जो नियमित दिनचर्या थी, जो आप बिल्कुल रेगुलर थे, बेहतरीन थे, घर परिवार के लोग आपको देख करके प्रसन्न हो जाते थे, मस्तक पे तिलक चमकता था, अब उस तरफ से दिलचस्पी कम हो जाएगी। ऐसा ना करिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है। भाग्येश वक्री हो रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत भाग्य तो वक्र करेंगे। और रिसर्च भाव अष्टम भाव है, स्वभाव है, व्यवहार है, इसमें थोड़ी कटुतापूर्ण व्यवहार आ जाए, वाणी कठोर हो जाए, कड़वा बोल दें। 2-3 बार एक ही बात को अगर आप बोल रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा है तो थोड़ा हो सकता है कि टेम्पर लूज कर जाएं, ऐसा हो सकता है। तो मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को बहुत सावधान रहना होगा। ऑफिस में काम करने वाले लोगों से बहुत सावधानी से काम निकालने की आवश्यकता होगी। परिवार को समय दीजिए, कुटुंब को समय दीजिए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि से वो क्या बोलते हैं कि सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। सप्तमेश वक्री है, आपका व्यापार प्रभावित होगा, दाम्पत्य प्रभावित होगा, निगेटिव ज्यादा होगा, क्योंकि पापग्रह हालांकि होते नहीं हैं पर सामान्यतः चूंकि आपकी कुंडली के लिए मारक भी तो होते हैं, तो मारकेश वक्री है, मतलब मारक और भी ज्यादा वो टेढ़ा मारेगा, नुकसान करेगा। तो कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को अपने दाम्पत्य, परिवार, पड़ोसी, आपका रिसर्च, आपका ज्ञान, आपका तर्क, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, ये सब कुटिलता को प्राप्त ना हो, आप अपनी कमजोरी छुपाने वाले ना हो जाएं। कर्क राशि के जातकों को इसका ध्यान रखना होगा। अपनी जिम्मेदारी से कई बार व्यक्ति दूर जाने लगता है, अपने बच्चों के साथ उसके समय देने का मन उसको बड़ा कम करने लगता है। ऐसा कब होगा? वक्री होंगे शनिदेव। कब होंगे? 28 जुलाई 2026 को। तो ये मैं इसी वजह से आपसे 1 महीना पहले बात कर रहा हूं। आज 28 जून है और 28 जुलाई को होंगे 1 महीने बाद। इसी वजह से सारी प्लानिंग आप पहले से करके रख लीजिए कि ऐसा हो सकता है। निवेश करने से पहले 10 बार विचार करिए। पार्टनरशिप में जाने से पहले थोड़ा विचार कर लीजिए। बहुत लंबा और बड़ा निवेश करना हो, थोड़ा सावधान होना होगा, मंत्रणा करना होगा। परिवार के लोगों की भी सुन लेने की आवश्यकता है, उनके साथ समय बिता सकते हैं आप। ये कर्क राशि को करना होगा। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए रोग भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ दाम्पत्य भाव के स्वामी होते हैं। मारकेश होते हैं। मारकेश वक्री हो रहा है, रोगेश वक्री हो रहा है, नेत्रों से संबंधित समस्या दे, आंखों की परेशानी दे दे, नेत्र में ज्योति कमजोर हो जाए, आंखों में कई बार जो है वो झिल्ली कमजोर पड़ने लगे, नेत्र की ज्योति मैंने कहा,
उसके बाद सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए व्यापार पक्ष नुकसान में जा सकता है, दाम्पत्य में कटुता बढ़ा सकते हैं, आलस्य हावी हो सकता है, और तो और भाग्य में अवरोध की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। सामान्यतया सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को बहुत सावधानी से ये 138 दिन बिताने की आवश्यकता है। यात्रा, दाम्पत्य, परिवार, पड़ोसी, उसके बाद जो आपका क्या बोलते हैं कि नुकसान वाला क्षेत्र जहां पे आपने निवेश पहले कर रखा है, किसी को पैसे दे रखे हैं, कोई लोन किसी का कराया है, ग्रांटर बने हैं, आपको सावधान होना होगा। इतनी सारी चीजें है ना। तो ये मैंने सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए बताया है। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के कुंडली के लिए पंचम और छठे इन दो भावों के स्वामी होते हैं। अब सामान्य बात है कि कन्या राशि के जो लोग होते हैं, कन्या लग्न की कुंडली जो बनती है, वहां पे रोगेश होने के कारण थोड़े बहुत घर्षण के साथ वो परिणाम देने वाले ग्रह बन जाते हैं। अब अगर रोग भाव का स्वामी वक्री हो रहा है तो निसंदेह थोड़ी बहुत कमजोरी तो देगा, तो उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमजोरी आएगी। इसका अर्थ होगा कि कन्या राशि के जातकों को निश्चित रूप से स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा। चूंकि वहां से नौकरी का भी विचार किया जाता है, आपको यहां भी थोड़ा कंपटीशन मिल सकता है। आपका प्रतिद्वंदी आपके सामने खड़ा है, आप उसे पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि वक्री जो है ना। उसके बाद स्वास्थ्य में पेट भी परेशान कर सकता है क्योंकि पंचम भाव के स्वामी होते हैं, पंचम भाव पेट का होता है। पंचमेश वक्री हैं तो संतान के प्रति जिम्मेदारी, अपनी क्रिएटिविटी, आपके पास जो ताकत है, जो आपके अंदर सामर्थ्य है, वो जो आप काम कर सकते हैं, उसको भी समझने और देखने की भूल कई बार कर जाएंगे। तो हमें यहाँ पे कन्या राशि के जातकों को ये बात कहते हुए बड़ा सावधान होना होगा या करना होगा कि आपको इन सभी बातों पे ध्यान देना होगा। परिवार के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी बनती है उसे समझिए, बच्चों के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी बनती है उसे समझिए, अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश मत करिए और बहानेबाजी मत करिए। क्लियर है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि तुला लग्न की कुंडली के लिए योग कारक होते हैं, मतलब चतुर्थ और पंचम के अधिपति होते हैं। सुख भाव के स्वामी वक्री हो रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि सुख टेढ़ा है, मानसिक सुख भ्रम में जा सकती है, घर में कलह का वातावरण बन सकता है, नुकसान के आसार बढ़ सकते हैं, गृह क्लेश बढ़ सकता है, माता पिता के स्वास्थ्य की चिंताएं बढ़ सकती हैं, माता और पिता से दूरी हो सकती है। और उसके बाद पंचमेश वक्री हुए हैं। तुला लग्न की कुंडली के लिए पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं। इस वजह से हमें प्रेम प्रकट करना, प्रेम संबंध, मित्रता, जो हमारी नौकरी है, जो हमारा यश है, जो प्रतिष्ठा है, उसके प्रति हमारी जो स्थिति बन रही है उसमें थोड़ी बहुत कमजोरी का योग बन रहा है। तो तुला लग्न के जातकों के लिए भी शनिदेव का वक्री होना पहले से ही सावधान होने का इशारा है। आप सावधान होना पड़ेगा आपको, आप चाहे इसे देखें ना देखें, माने ना माने, पर वस्तुतः ये जरूर ही घटित करेंगे। तो मन मुताबिक परिणाम कई बार ना आए, परिणाम देर से आए। जिस वक्त पे आप सारा काम सोच रहे होंगे कि हो जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत विलंब दे देंगे शनिदेव। अंततोगत परिणाम देंगे, पर आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। ये बात मैंने तुला के लिए बताई है। विचार करिए वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि की कुंडली के लिए तृतीय के साथ चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। अब यहाँ तृतीयेश होने के कारण उनके चतुर्थेश होने का भी कोई विशेष परिणाम नहीं मिलता। इस वजह से आपको सबसे पहले अपने ऊपर ही आत्मविश्वास में कमजोरी हो जाती है। तो आत्मविश्वास की कमजोरी हो तो समझ जाइए कि हाँ, ये उनका काम चल रहा है और वो अपना काम कर रहे हैं, ग्रह अपना काम कर रहा है। तो वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के आत्मविश्वास में कमजोरी होगी। इस दौरान कुछ नया काम भी बनेगा, जमीन जायदाद के योग बनेंगे, पुराना मामला जो है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, घर परिवार में खुशी का माहौल आ सकता है और सामान्यतः एक साथ तीर्थ का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा। तीर्थ दर्शन हो सकते हैं, तीर्थ के योग बनेंगे, बड़े लोगों से लाभ बनेगा, माता पिता को खुश कर पाएंगे, उनको प्रसन्नता मिलेगी। और कई बार व्यक्ति अब आगे की प्लानिंग भी करेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आगे भविष्य में मुझे क्या करना है। ये सभी बातें वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों को मिलेंगी। सामान्यतया ये काफ़ी कुछ हद तक तो अच्छा भी रहेगा, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि फिर भी आपको सावधानी रखनी होगी। जैसे आपका व्यय बहुत ज़्यादा खुश होकर के बहुत ज़्यादा अपना बढ़ा ना लेना, कोई किसी को ऐसे पैसा ना दे दिया, नुकसान हो गया, फिर बाद में चल करके पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, तो ऐसा करने से आपको बचना होगा। मतलब ये कुछ अच्छा है पर सावधानी के साथ। धनु राशि धनु लग्न के जातकों को धन और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। धनेश वक्री हैं, धन कमाने में थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं। वाणी भाव के स्वामी हैं, वक्री हैं, वाणी में कटुता आ जाएगी, परिणाम थोड़ा देर से मिलेगा, विलंब के साथ यात्रा होगी,
बेवजह की यात्राएं हो सकती हैं, कुटुंब से मतभेद हो सकता है, घर परिवार में परिवार के सदस्य हैं 10 एक साथ रहते हैं, 2 लोग बाहर चले जाएं तो परिवार में सदस्यों की संख्या कम हो जाएगी, है ना, ऐसा हो सकता है। धनु राशि के जातकों को अपनी वाणी पे, अपने प्रभाव पे, अपने कम्युनिकेशन पे, यात्रा पे, तीर्थ पे, दर्शन पे, भाग्य पे, दान पे, पुण्य पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। हम पूरी प्लानिंग के साथ काम करेंगे। हमारा जो जीवन है हम उसको पहले से ही सेट करेंगे, उसको ही कैलेंडर सेट करेंगे कि हमें ये करना है, मतलब पहले से ही हम पूरी प्लानिंग सेट करें, और ये धनु राशि के जातकों को करना होगा। उसके बाद मकर राशि है, आपके तो लग्नेश हैं, लग्नेश वक्री हैं, तो थोड़ा बहुत तो कटुता देंगे, व्यवहार में प्रभाव कमज़ोर रहेगा। हो सकता है कि कई बार व्यक्ति जिस पे विश्वास करता आया है उसका विश्वास टूटे, उस पर कमज़ोरी बढ़े, है ना, आत्मबल की कमज़ोरी हो जाए, आलस्य हावी होगा, निगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, लोग आपसे थोड़े दूर जाने लगेंगे, वो भी चिंता है, और जब नज़दीक आने लगेंगे उससे भी आपको परेशानी होगी। मतलब व्यक्ति को थोड़ा बैलेंस बनाना होगा। पशु पक्षियों को प्रेम से उनके प्रति सद्भाव का भाव रखें। मकर राशि के जातकों के कम्युनिकेशन में कमजोरी हो सकती है, आत्मविश्वास की कमजोरी हो सकती है, अभिमानी नेचर हो जाएगा, ऐसा संभव है। जबकि एक पक्ष और भी कहेगा कि आप थोड़े ऑब्जर्वेटिव हो सकते हैं, कि अगर थोड़ा बहुत ध्यान दे देंगे तो ये ऑब्जर्वेशन भी आपके लिए बढ़िया रहेगा, आप चीज़ों को संभालना चाहेंगे आराम से, है ना, मतलब देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल बिहेवियर हो जाएगा। तो ये मकर राशि के जातकों के जीवन में ऐसा हो सकता है। कुंभ राशि के जातक की कुंडली में आपके तो लग्नेश हैं, यहाँ भी वक्री हैं, तो लग्नेश वक्री हैं और आपकी कुंडली के राशिश वक्री थे। मकर राशि मकर लग्न के कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए धन भाव में, दूसरे भाव में वक्री हैं, धन संचित करने की आवश्यकता होगी, बजट बनाकर काम करना होगा, है ना। परिणाम अगर देर से आ रहा है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा धैर्य रखिए, अंतिम पक्ष आपके ही तरफ मुड़ने वाला है। मित्र, कुटुंब, वाणी, धन, धन संचय, है ना, पैतृक संपत्ति, इन सभी विषयों का विचार जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से किया जाता है। वहीं पे शनिदेव वक्री हो रहे हैं, हमें इन सभी विषयों का मंथन करना होगा। हमारी जो प्रेम संबंध की बात है, हमारे जो मित्र हैं, हमारी जो लॉन्जिविटी है संबंधों की, उस पर हम बार बार फोकस बढ़ाएंगे और हमसे कहाँ गलती हो रही है इसको समझने की कोशिश करेंगे। परिणाम अगर हमारे पक्ष में नहीं आ रहा है, हम उस पर भी अपना रिसर्च जारी रखेंगे। अंतिम बार मीन राशि के बारे में बात करते हैं। आपके ही राशि पे वक्री हुए हैं, इस वजह से मीन राशि मीन लग्न के जातकों पर जब कोई ग्रह उसी राशि पर वक्री हो तो निश्चित रूप से आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हड़बड़ा करके कोई निर्णय न ले, किसी पर विश्वास न करें, यात्रा में सावधानी रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दाम्पत्य कमजोर ना हो, व्यापार में मन थोड़ा उचट जाए, बार बार मन करेगा कुछ दूसरा कर लेते हैं, इसमें आमदनी नहीं है, पर पेशेंस रखना होगा। ये भी मैं एक बात कह सकता हूं कि यहाँ पे आपके पार्टनरशिप से भी थोड़ा नुकसान हो सकता है, मतलब ये नेगेटिव है, हमें यहाँ पे सावधानी बरतनी होगी। घर, परिवार, वाणी, मैंने कहा दाम्पत्य, ये सारी, इन सभी विषयों पे आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के मैं ये बात आप लोगों को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पापक ग्रह हैं और वक्री होंगे तो जरूर नुकसानदायक होता है। वो खुश करने वाली बात नहीं है कि आपको तो नौकरी लग जाएगी, आपका वीजा लग जाएगा, आपको तो अचानक धन लाभ हो जाएगा, आपका तो प्रेम आपके पास आ जाएगा, भाग करके आपके पास जो खोया हुआ है वो खोया प्यार मिल जाएगा। ये डिमडा मैं नहीं करता, मुझसे वैसी उम्मीद भी मत रखिएगा। जो एक्चुअल बात है कि ग्रह है, शास्त्र ऐसा कहता है, वक्री हुआ है, टेढ़ा है, परेशान करेगा। अब ऐसा अपने मन से अगर मैं कह दूं और वैसा घटित ना हो तो आप कल मेरा कार्यक्रम देखेंगे ही नहीं, कहेंगे बकवास करता है, बस सामने वाले को खुश करना चाहता है। तो सच्चाई को स्वीकार करने की आवश्यकता है, ऐसा है, ग्रह ऐसा कहता है, शास्त्रकार ऐसा लिखते हैं, हमें सावधान होने में क्या हर्ज है। जैसे ही वो फिर से वापस ठीक हो जाएंगे, वापस हमारी बात फिर से हमारे गले लग जाएगी, है कि नहीं बात। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। भगवान भोलेनाथ ब्रह्मदेव को कहते हैं आज तो तुम्हें नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। भगवान नारायण बीच में आते हैं और कहते हैं कि जो प्रतिज्ञा होती है किसी को नुकसान पहुंचाने की, या किसी के लिए आप जब कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो वो स्वयं के लिए नहीं, दूसरे के लिए करते हैं। आपने अगर ये जो प्रतिज्ञा लिया है कि मैं ब्रह्मा को नष्ट कर दूंगा, तो जरा विचार करिए, भगवान, ऐसा नारायण कहते हैं, विष्णु जी कहते हैं, आप किसको नष्ट करने की बात कर रहे हैं।
तो ये ब्रह्मदेव आए कहां से, हैं कौन? ये आप ही के तो हैं। तो आप अपने आप को ही कैसे नष्ट करेंगे? मैं आप ही का तो हूं। व्यक्ति या कोई भी पुरुष या कोई देवता या कोई भी जीव अपने अंगों का कभी भी नुकसान नहीं करता है। ये ब्रह्मदेव आपके ही तो हैं। आप इनका नुकसान करेंगे तो आपका ही तो नुकसान होगा। इनको नष्ट करके आपका ही नुकसान होने वाला है। ऐसे मैं व्यवहारिक तौर पे आपसे बताना चाह रहा हूं। ऐसा उन्होंने कहा। अब आगे क्या होगा कल बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।